जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास को मेरा नमस्कार है। मत्स्यकन्या का कौमार्य प्राचीन ग्रंथों की सबसे बड़ी पहेली है। क्या कोई ऐसा मंत्र छाया है जो बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को फिर से कुमारी बना दे, वर्जिन कर दे? प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों के पास ऐसी शक्तियां होने का दावा मिलता है। एक ऋषि मत्स्यकन्या को संबंध बनाने के लिए मनाते हैं। मत्स्यकन्या अपना कौमार्य खोना नहीं चाहती, इसलिए इनकार करती है। ऋषि प्रलोभन देते हैं कि अगर वह संबंध बनाएगी तो उसका कौमार्य अपनी शक्तियों से फिर बहाल कर देंगे। मत्स्यकन्या मान जाती है और इन संबंधों से उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है। कथा बताती है कि ऋषि ने उसे फिर से कुमारी बना दिया, कौमार्य बहाल किया। यह कैसे संभव था? मंत्र शक्ति से या इसका कोई तंत्र था? क्या तब चिकित्सा विज्ञान इस स्तर पर था कि हार्मोन रिपेयर का दावा करे? क्या आयुर्वेद में ऐसी किसी विद्या का उल्लेख है? क्या इस कथा का कोई आधार है? कितना सटीक है यह दावा? आइए आज हम यहाँ इन सब सवालों के जवाब और संभावनाओं पर बात करते हैं। मगर उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और इस रोचक जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन दबाकर लिंक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम के जरिए शेयर करने में कंजूसी न करें। संतान होने के बाद फिर से कौमार्य पाने की कथा सिर्फ भारतीय ग्रंथों में ही नहीं है। पूरे यूरेशिया में वर्जिन मैरी का कॉन्सेप्ट 2000 साल से मौजूद है। मत्स्यकन्या ने जब आर्यावर्त के सम्राट से शादी की तो उसे एक पुत्र पहले से था। मत्स्यकन्या कौन थी और पुत्र कैसे हुआ, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मत्स्यकन्या की कथा भले ही अजीब और अविश्वसनीय लगती है, मगर यह ईसा से सैकड़ों साल पहले के समाज को समझने के लिए एक बड़ी खिड़की खोलती है। यह कथा अपने समय के समाज और उसकी परंपराओं के बारे में जो संकेत देती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर राघव। आइए सुनते हैं। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा दावा मिलता है कि कन्या का ऋषि ने संबंध बनाने के बाद कौमार्य फिर से लौटा दिया। ऐसा आज विज्ञान के जरिए, चिकित्सा विज्ञान के जरिए हाइम्नोप्लास्टी में होता है। इस तरह की हाइम्नोप्लास्टी सर्जरी आजकल होती है, मगर आप ये सोच रहे हो कि ईसा से सैकड़ों साल पहले, कई सौ साल पहले ऐसा कुछ भारत में हो रहा था, तो आपको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। एक बार अपने तर्कों से उसे खंगालने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के मामले में भारत अपनी समकालीन सभ्यताओं से बहुत आगे था। ऐसे हमारे वेद, पुराण और ग्रंथ बताते हैं। आयुर्वेद में तो चिकित्सा के जिन मानकों को बताया गया है वो अपने काल में, अपने समकाल में अन्यत्र वो नहीं मिलते हैं। इस सब के बावजूद ये कहा जा सकता है कि हाइम्नोप्लास्टी जैसी तकनीक उस समय में होना संभव नहीं दिखाई देती है। भारत के प्राचीन कला और विज्ञान की महानता के बारे में और इसके बीच में अचानक गायब हो जाने को लेकर जो संशय उठते हैं, उसको लेकर ये जवाब दिया जाता है कि हमारे जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जो हमारे नालंदा था, तक्षशिला था, उनको जला दिया गया और उसके साथ हमारा ज्ञान भस्म हो गया। लेकिन जब हम ये तर्क देते हैं कि वो प्राचीन कलाएं, वो प्राचीन ज्ञान आज क्यों नहीं बचा है, और ये देते हैं कि वो हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए थे, उनमें लाखों पुस्तकें जला दी गईं, जिसकी वजह से वो ज्ञान कंटिन्यू नहीं रहा, लगातार पीढ़ी पर पीढ़ी नहीं आया।
लेकिन ये तर्क देते वक्त हम ये बात भूल जाते हैं, ये बेसिक सिद्धांत भूल जाते हैं कि जो प्राचीन भारतीय समाज है, जो प्राचीन भारतीय समाज है वो परंपरागत समाज है, वो परंपरा के साथ विकसित हुआ है। वहाँ लेखन और पुस्तक रूप देने से ज़्यादा ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था, और हमारे वेद भी इसी तरह से आगे बढ़े हैं, और जो समस्त ज्ञान है प्राचीन वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा है। अगर उस काल में हाइम्नोप्लास्टी या इस तरह के लोगों को फिर से जीवित कर देने के सचमुच में इस तरह के कोई ज्ञान मौजूद होते तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते, वो इस तरह से लुप्त नहीं होते। तो फिर वो सवाल उठता है, तो फिर वो कहानी कहाँ से आई और क्यों आई? तो इस पर जब हम विचार करते हैं कि कौमार्य वापसी की कहानी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो डाली गई, तो इसमें जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उसकी ओर एक बहुत बड़ा संकेत है। खासकर उत्तर महाभारत काल में जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उससे नए तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे, नए तरह की नैतिकता मानक बन रहे थे, जिन सवालों का जवाब देने के लिए इस तरह की बातें या इस तरह की कहानियाँ या इस तरह की कथाएं या प्रसंग जो हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में शामिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कथा को वो व्यक्ति नहीं लिख रहा है जो जिसके साथ वो घटित हुआ है, ये उसकी आगे की पीढ़ी में लिखी जा रही है। जाहिर है कि ये उसके पीढ़ी पर या उसके बुजुर्गों पर उठने वाले सवालों के जवाब में लिखी गई है। आर्यवर्त का सम्राट जब मत्स्य कन्या से शादी करता है तो उसके एक पुत्र पहले से है। सम्राट को इसकी जानकारी नहीं है कि वो शादीशुदा है, और सम्राट के समाज को भी इसकी जानकारी नहीं है कि वो शादीशुदा है, इसलिए वो कन्या है और सम्राट उससे शादी करता है। जब सम्राट शादी करता है उसके दो और पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का भी माता के पास आना जाना रहता है, और वहीं से ये सवाल खड़े होते हैं कि भाई तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं इनका पहला पुत्र हूँ। तब एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर तुम इनके पहले पुत्र हो तो इनकी तो शादी जो है सम्राट से हुई है, तो तुम कैसे पहले पुत्र हुए? तो जाहिर है कि इन सब सवालों के जवाब में ये कहानी गढ़ी गई है, और इसमें जो उस समय के समाज को जानने के लिए जो सबसे बड़ी बात मिलती है वो ये मिलती है कि उत्तर महाभारत से पहले यानी मत्स्य कन्या के दौर में अंतरजातीय विवाह हो रहे थे, मतलब जाति मुद्दा नहीं थी, ये जातीय विवाह हो रहे थे, ये मुद्दा नहीं था। इसी तरह से कौमार्य कोई टैबू नहीं था, जैसा कि अब समाज में, बाद के समाज में वो बनता है। वो उत्तर महाभारत काल के बाद में कौमार्य जो है सामाजिक टैबू बनता है। जब सम्राट मत्स्य कन्या से शादी करता है, उसके पुत्र हो चुका है, लेकिन सम्राट चूंकि कोई शिकायत नहीं करता है कि उसके कौमार्य को लेकर, इसलिए उसका समाज ये मान लेता है, आगे की पीढ़ियां भी ये मान लेती हैं कि हाँ शादी हुई थी तो वो कुमारी ही थी। जबकि हमने इसे जब तार्किक आईने से देखा तो मत्स्य कन्या का जो शब्द है, जो प्रसंग है, वो कैसे मत्स्य कन्या बनी और वो कौन थी, इसके बारे में हमने विस्तार से अपने पिछले वीडियो मत्स्य कन्या की संतानों में बताया कि वो अपने परिवार सहित समुद्र का लंबा सफ़र करके आई थी और उसके शरीर से गंध आ रही थी, और उसका पति बीमार बच्चे को लेके पानी के लिए खोज में चला गया। पीछे से राजा आया, उसने देखा और वो मोहित हो गया। और जब उसने महिला से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। काफ़ी पूछने पे वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में बता के कसीरन्ना कहकर वो भाग गई। राजा ने ये शब्द कभी सुना नहीं था, उसने देखा समुद्र से निकल कर आई है तो मत्स्य कन्या ही होगी। तो इस तरह से भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही है और विवाह हो जाता है, और उस विवाह के बाद जो संतान है और जो माता है वो सीखती है, और बाद में उस राजा का जो वंश है आगे का, जो राजा के अपने पुत्र थे, उनसे वो आगे नहीं चलता है, वो मत्स्य कन्या के पहले पुत्र से आगे चलता है। इस तरह की बातें भी प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात हमें समझ में आती है मत्स्य कन्या के कौमार्य की वापसी की, वो कौमार्य की वापसी समाज के सवालों के जवाब हैं। जब समाज में
कौमार्य एक टैबू बनना शुरू हो जाता है। और जबकि उससे पहले प्राचीन भारत में ये कोई टैबू नहीं था, और ये टैबू की अवधारणा, मतलब ये अवधारणा पुरुषवादी सोच हमें बाहर से आने वाले लोगों के साथ आई और उन्होंने ही सवाल खड़े किए और उन्होंने ही उनके जवाब तलाशने की कोशिश की, और इस वजह से हमारे समाज में बड़े भारी बदलाव आए, और इन बदलावों पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद।